राजसुखी परिवार का। शिशुपाल जी एक प्रतिष्ठित सामाजिक व्यक्ति थे। उन्हें सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हुए अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ था। वे मध्य भारत के एक छोटे से शहर में अपनी पत्नी प्रभा और 2 बेटों के साथ में रहा करते थे। शिशुपाल जी के दोनों बेटे अपने पैरों पर खड़े थे। बड़ा बेटा विजेंद्र इंजीनियर था तो छोटा बेटा कविंदर सरकारी नौकरी में। दोनों बेटे भी अपने माता पिता के साथ एक ही शहर में रहा करते थे। कुछ समय बाद बड़े बेटे विजेंद्र की शादी कविता से होती है। कविता एक बहुत ही संस्कारी और अपने बड़ों का सम्मान करने वाली लड़की थी। वह अपने परिवार को साथ में लेकर चलने वाली बहू साबित हुई। ऐसी बहू पाकर प्रभा जी बहुत खुश हो जाती हैं। वह अपनी बड़ी बहू की तारीफें करते नहीं थकती थी। आखिर करे भी क्यों ना, उनकी बहू थी ही ऐसी तारीफ के लायक, इसलिए तारीफ तो करना बनता था। कविता को बड़ों से बहुत स्नेह था। कविता का मन बहुत ही निश्चल था। वह अपने सास ससुर का बहुत मान सम्मान किया करती थी और अपने देवर कविंदर को भी अपने छोटे भाई के समान ही प्यार देती थी। कुछ सालों बाद कविता की गोद 2 प्यारी प्यारी बेटियों से भर जाती है। बेटियों के होने पर पूरा परिवार बेहद खुश था। कविता अपनी सास के साथ में दोनों बेटियों का पालन पोषण अच्छे से करने लगती है। कुछ समय बाद फिर छोटे बेटे कविंदर की शादी की बातें भी घर में चलने लगती है तो कविंदर कहता है, माँ, मैं अपने ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की को पसंद करता हूँ। वह भी मुझे पसंद करती है। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो मैं उससे ही शादी करना चाहता हूँ। उसके घर वालों को भी कोई ऐतराज़ नहीं है, बस आप लोगों से इजाज़त चाहिए थी। छोटे बेटे कविंदर की भी शादी उसके साथ काम करने वाली संजना से हो जाती है। घर पर कविता अपनी बेटियों की देखरेख करती और उसके पति, उसके देवर और देवरानी ऑफिस में काम करते हैं। लेकिन इस बात का कविता को कोई गम नहीं था कि उसकी देवरानी कोई काम नहीं करती है, बल्कि ऐसा उसके मन में कभी भी ख्याल भी नहीं आता था। कुछ समय बाद संजना भी माँ बनती है। उसे एक बेटा होता है। अब वह अपने बेटे को भी कविता की बेटियों के साथ ही घर पर छोड़कर ऑफिस जाने लगती है। इस तरह संजना के बेटे की भी परवरिश कविता की बेटियों के साथ में होने लगती है। कविता घर के काम के साथ साथ में बच्चों का भी पूरा ध्यान रखती और अपने सास ससुर की सेवा भी समय पर करती और उनके खान पान का भी विशेष ध्यान रखती। उनकी दवाइयों का भी वह पूरा ध्यान स्वयं रखती और उनके समय पर खाना और उन्हें समय पर खाना खिलाकर दवाइयाँ देना कभी नहीं भूलती थी। जब विजेंद्र, कविंदर और संजना ऑफिस से आते तो वह सबको खुशी खुशी गर्मा गर्म खाना परोसती। लेकिन संजना के मन में कभी भी अपनी जेठानी के लिए कृतज्ञता का भाव नहीं होता। वह उसकी कभी भी किसी काम में मदद नहीं करती। लेकिन कविता को इस बात का कोई अफसोस नहीं होता। यहाँ तक कि संजना को यह लगता कि घर में रहकर बच्चों की देखभाल और घर के काम करना कौन सी बड़ी बात होती है। उसे यही लगता कि वही सबसे ज़्यादा काम करती है ऑफिस जाकर, और घर का काम तो ऑफिस के काम के आगे कुछ भी नहीं है। इसलिए उसे अपना ही काम बड़ा लगता। एक दिन शिशुपाल जी बरामदे में घूम रहे थे तो छोटी बहू के कमरे से जोर जोर की आवाज़ आती है तो वह ठहर जाते हैं। छोटी बहू अपने पति से कहती है वह अब इस घर में नहीं रहना चाहती है, उसका यहाँ दम घुटता है। चलो कविंदर, हम कहीं और जाकर रहते हैं। इस घर में अब अपनी कोई ज़िंदगी नहीं है। सारे दिन ऑफिस में काम करने के बाद हमें कुछ समय अपने लिए भी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है यहाँ। चलो कविंदर, हम अपना घर कहीं और बसाते हैं। अब हमारा बच्चा भी थोड़ा बड़ा हो गया है तो हम उसकी देखभाल के लिए किसी आया को रख लेंगे। हम कहीं और चलते हैं, सिर्फ मैं, तुम और हमारा बेटा। अब हमारा परिवार भी बड़ा हो गया है तो हमें जगह की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और यहाँ तो मेरा दिन ब दिन दम घुटता जा रहा है। हमें अपने बच्चे के बारे में भी सोचना चाहिए। इसके भविष्य के बारे में भी हमें ही सोचना है। इसलिए मैं कहती हूँ, मेरी बात मानो, चलो चलते हैं यहाँ से। यहाँ हर काम में किसी न किसी का रोक टोक लगा रहता है। मुझे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैं सबके सामने यह बात नहीं कह पाती हूँ। मैंने तुमसे यह बात कितनी बार कही है, लेकिन तुम मेरी बात मानते ही नहीं हो। अब बहुत हो चुका है। मुझे अपने किसी भी काम में किसी का हस्तक्षेप बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ दिन के कुछ पल भी शांति से नहीं जी सकते हैं।
बाहर खड़े शिशुपाल जी अपनी छोटी बहू की बातें सुन रहे थे। अगले दिन शिशुपाल जी बिना किसी से राय विचार किए अपने दोनों बेटों को कह देते हैं कि वह अपना आशियाना दूसरी जगह जाकर बना लें। अब उन्हें यहाँ इस घर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसा देखा जाए तो शिशुपाल जी का घर बहुत बड़ा था, जहाँ रहने की कोई कमी या दिक्कत नहीं थी, परंतु अब वे नहीं चाहते थे कि इस घर में किसी को घुटन महसूस हो, इसलिए उन्होंने ऐसा फैसला किया। शिशुपाल जी का यह फैसला सुनकर तो छोटी बहू की मन की मुराद ही पूरी हो गई। वह खुशी से झूम उठी, लेकिन वह मन ही मन अपनी खुशी को दबाए रखी थी। इसलिए छोटा बेटा कविंदर अपने घर परिवार को छोड़कर कहीं भी जाना नहीं चाहता था। वह हमेशा अपने परिवार के साथ सबके साथ रहना चाहता था, लेकिन उसकी हठी और स्वार्थी पत्नी के आगे वह कुछ नहीं कर सका और अगले ही दिन दरवाजे पर एक ट्रक खड़ा था। संजना जल्दी जल्दी अपना सारा सामान पैक करके गाड़ी में रखे जा रही थी। वहीं बड़ी बहू कविता एक कोने में चुपचाप खड़ी दुखी मन से यह सब देख रही थी। सासू माँ कविता को बार बार कह रही थी कि तुम भी अपना सामान पैक कर लो, तुम्हें भी तो अपने नए घर में शिफ्ट होना है ना। तभी कविता कहती है, माँ बाबूजी, मैं आप लोगों को छोड़कर नए घर में अकेली नहीं रह सकती हूँ। मैं और मेरा परिवार आप लोगों को छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं। विजेंद्र और बच्चियों का भी मन आप लोगों में लगा रहता है। उन्हें आप लोगों से बहुत प्यार है। वह आपके बिना नहीं रह पाएंगे। आप लोग भी हमारे साथ चलिए। माँ जी, आप ही बताइए कि ईंट पत्थर का घर परिवार के सदस्यों से ही बनता है। जहाँ सदस्य के मन में एक दूसरे के प्रति निस्वार्थ समर्पण ना हो, प्यार के बिना रिश्तों की मजबूत दीवार में दरार आ ही जाती है, जिसको भरना मुश्किल हो जाता है। माँ जी, इस घर की एक एक ईंट हमारे प्रति आपके वात्सल्य की गवाह है। यह घरौंदा हमें अपनेपन का एहसास कराता है। माँ, आपके और पिताजी के बिना ना तो हम परिवार की कल्पना कर सकते हैं और ना ही सुख शांति की। दूसरी तरफ छोटी बहू संजना अपनी आज़ादी पाने की चाह में अपना सारा सामान पैक करके दूसरे घर में रहने चली जाती है। कुछ समय बाद संजना अपनी नौकरी से हाथ धो बैठती है। आज उसे अपने निर्णय पर पछतावा हो रहा था। कभी घर में काम करने वाली नौकरानी नहीं आती तो उसे ही घर का सारा काम करना पड़ता, जो उसने कभी किया नहीं था, जिसे करने में उसे बहुत परेशानी होती। और कभी बच्चे की देखभाल करने वाली दाई भी नहीं आती तो उसे बच्चे की देखभाल भी करनी पड़ती थी, जो उससे हो नहीं पाता था, जिस वजह से उसका बच्चा बीमार भी पड़ जाता और कभी कभी तो उसकी स्कूल की बस भी छूट जाया करती। बहुत मुश्किल और भाग दौड़ के बाद उसे दूसरी नौकरी मिलती है, लेकिन उसके सही समय पर ऑफिस न आने जाने की वजह से दूसरी नौकरी से भी उसे हाथ धोना पड़ता है। एक दिन उसके बॉस उसके हाथ में लिफाफा पकड़ाते हुए कहते हैं कि अब तुम कल से ऑफिस नहीं आना। घर आकर संजना अपने परिवार के और अपने सास ससुर के बारे में सोचने लगती है। उसे अब अपने घर परिवार की अहमियत का पता चल चुका था और वह सोच विचार करके वापस अपने सास ससुर के घर आ जाती है। घर जाकर वह अपने सास ससुर से माफ़ी मांगती है और कहती है कि माँ बाबूजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने इस परिवार को तोड़ा है, मैं इसकी दोषी हूँ। इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। क्या आप लोग मुझे माफ़ कर पाएंगे? हम सब आपके और परिवार के बिना नहीं रह सकते हैं। हमें अपने परिवार और आपके दिल में वापस लौटा दीजिए। हमें इस घर में आने की अनुमति दे दीजिए। शिशुपाल जी और प्रभा जी छोटी बहू को माफ़ करते हुए अपने घर में वापस आने की अनुमति दे देते हैं। शिशुपाल जी कहते हैं, देखो संजना बेटी, परिवार में हम सब साथ रहकर अपने सुख दुख को एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं। जिस परिवार का प्रत्येक सदस्य निस्वार्थ की भावना से ऊपर उठकर भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़ा रहता है, वह परिवार स्वर्ग का एहसास कराता है। त्याग, समर्पण और विश्वास सुखी परिवार की कुंजी है। इस परिवार को अब कभी टूटने नहीं देना। वादा करो। संजना वादा करती है कि अब हम कभी अलग नहीं होंगे अपने परिवार से। हम हमेशा अपने परिवार के साथ ही रहेंगे, हमेशा हमेशा के लिए। दोस्तों, आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।